नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 2 Feb 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी क्या हुआ है। पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई। इससे पहले भी इनको 3 साल की सज़ा सुना दी गई थी, तो अब है ये कंटिन्यू जेल में ही रहेंगे। तो इनका जो पॉलिटिकल करियर वगैरह था वो तो ख़त्म हो ही चुका था पहले से। अब ये लगातार जेल में रहने से इनका जो बच्चा कुचा भविष्य था वो भी अब जेल में ही गुजरेगा, तो इनका तो करियर हो गया ख़त्म। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। फिर ये जो हेमंत सोरेन जी है, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उससे संबंधित है। उसके बाद में ये स्नो लियोपर्ड के बारे में है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट के बारे में। स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अभी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में। इसके दौरान इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अभी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, इस दौरान इसको रिलीज़ किया गया है। स्नो लियोपर्ड की रिपोर्ट को रिलीज़ किया, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब स्नो लियोपर्ड असेसमेंट जो रिपोर्ट है इसके बारे में बात करें, स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में बात करें, इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो ये पहला साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट करता है। स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए ये पहला वैज्ञानिक प्रयास है। ये देखो हिमतेंदुओं की जनसंख्या का आंकलन, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने अभी बैठक हुई थी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, इसके दौरान इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें कि भाई ये क्या चीज़ है, तो ये भारत में पहला जो स्नो लियोपर्ड है उसकी आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है, उनको काउंट करने के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक प्रयास है, पहला साइंटिफिक एफर्ट है जो इस प्रकार की बात करता है कि स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट करना है। तो इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग है, क्या मिला इस रिपोर्ट से? इस रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है कि भारत में अभी है वो 1718 टोटल है, स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन है वो 1718 है। कितनी टोटल पॉपुलेशन? तो टोटल पॉपुलेशन है वो 1718 है, भारत में दर्ज की गई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें कोऑर्डिनेट किसने किया था? इसमें कोऑर्डिनेट किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने इसमें कोऑर्डिनेट की भूमिका निभाई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, WIIA है, इसने समन्वय की मतलब कोऑर्डिनेट करने का काम किया था कि इसमें किस प्रकार से काम चलेगा। तो इसे कोऑर्डिनेट करने का काम है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। और ये किसने रिलीज़ किया है? तो ये रिलीज़ किया गया भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। और इसमें 718 है वो पॉपुलेशन पाई गई है हमारे भारत में टोटल स्नो लियोपर्ड की। तो ये पूरा डिटेल में इसमें। अब इसकी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट का जो मूल्यांकन किया गया था, जो असेसमेंट किया गया था, वो लास्ट 4 सालों से किया जा रहा है। लास्ट 4 सालों से प्रयास किया जा रहा था कि इस रिपोर्ट का जो असेसमेंट किया जा रहा है। 2019 में असेसमेंट स्टार्ट किया था और 2023 तक चला था। अब इस असेसमेंट में क्या होगा कि किस प्रकार से इसकी काउंट की गई होगी। अब काउंट करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे उनके पैर होते हैं, पैर, नंबर्स ऑफ पैर, वो काउंट किए जाते हैं, इनके कैमरा से ट्रैप किया जाता है, तो अलग अलग होता है। बट यहाँ पे स्नो लियोपर्ड को काउंट करने के लिए, अब वहाँ पे स्नो होती तो पैरों को ट्रैक करना पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर कैमरा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। कैमरे के माध्यम से ट्रैप किया गया था, कैमरा पद्धति होती है उसके माध्यम से इनको ट्रैक किया गया था और उनको मूल्यांकन किया गया था। ठीक है, अब फाइंडिंग आई है कि हाईएस्ट है ना, नंबर ऑफ हाईएस्ट जो उनकी संख्या है वो हाईएस्ट पाई गई है। कहाँ पर? स्नो लियोपर्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन वो पाई गई है लद्दाख में। लद्दाख में 477 स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन देखी गई है। उसके बाद में उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और इन राज्यों में भी देखी गई है। हाईएस्ट कहाँ देखी गई? लद्दाख में देखी गई। इसलिए तो लद्दाख को स्नो लियोपर्ड की कैपिटल भी कहा जाता है। वर्ल्ड की स्नो लियोपर्ड की कैपिटल है, लद्दाख को कहा जाता है, बिकॉज कि यहाँ पर स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक और रिपोर्ट में बात बताई कि भारत में जो स्नो लियोपर्ड है उसके लिए जो एरिया है, स्नो लियोपर्ड की हैबिटेट है, उसमें से 34% एरिया है, 34% जो एरिया है वही प्रोटेक्टेड एरिया है। स्नो लियोपर्ड जहाँ जहाँ रहता है, ठीक है, माना कि यहाँ स्नो लियोपर्ड रहता है, ठीक है, तो इसमें 34% जो एरिया है उसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षित एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पर संरक्षण हो रहा है। रेस्ट एरिया है वो असुरक्षित है, वो अनप्रोटेक्टेड है। तो इस प्रकार की इस रिपोर्ट में बात भी कही गई है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी स्प्रेड की बात करते हैं, जोग्राफिकली ये कहाँ का पाया जाता है। तो जोग्राफिकल स्प्रेड की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में पाया जाता है। हाईएस्ट लद्दाख में पाया जाता है, बाकी इन राज्यों में भी पाया जाता है। इसके लिए थ्रेट क्या है, खतरा क्या है? थ्रेट की बात करें, खतरे की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा है इसकी, पहले तो इनका जो आवास है, हैबिटेट है, उसका लॉस हो रहा है। आवास यानी हैबिटेट का लॉस हो रहा है, सबसे बड़ा खतरा क्या है? आवास का लॉस हो रहा है। उसके बाद में क्या है खतरा? उसके बाद में आक्रामक स्पीसीज, आक्रामक यानी बाहर से आ रही इनविजिबल स्पीसीज,
आक्रामक प्रजातियाँ है वो आके इनको खतरा करती। फिर क्लाइमेट चेंज, हर चीज़ के लिए खतरा है, पॉल्यूशन वो खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो स्नो लियोपर्ड पे खतरा पैदा कर रही है, इसको मारने का काम कर रही है। हेमिस जो है लद्दाख का, हेमिस लद्दाख है, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का, ये स्नो लेपर्ड की कैपिटल भी आ जाता है। हेमिस में बहुत ज़्यादा स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब स्नो लेपर्ड की स्थिति एक बार देख लेते हैं। तो स्नो लेपर्ड है ना, उसको साइट्स क्या है, साइट्स की फुल फॉर्म देख लो। एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको रोकने का काम करता है ये साइट्स। तो ये स्नो लेपर्ड है वो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में, साइट्स की अलग अलग अपेंडिक्स होती है, तो अपेंडिक्स 1 में होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और शेड्यूल 1 में। बट ये चीज़ तो आप जरूर IUCN की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि IUCN UPSC पूछता भी बार बार। तो IUCN है स्नो लियोपर्ड वनरेबल है, IUCN की कैटेगरी में स्नो लियोपर्ड वनरेबल स्थिति में आता है। इसकी एफर्ट लगाया गया है, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर रही है। जी हाँ, इसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा एक वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है, ग्लोबल स्नो लियोपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ग्लोबल स्नो लियोपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, GSLEP वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया है। बहुत सारे देशों ने मिलकर ग्लोबल स्नो लियोपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन का एक संगठन बनाया है। इंडिया भी इसका मेंबर है, और इंडिया है 2013 से ही इसका मेंबर बन गया है। इसके बाद साथ ही हिमालय संरक्षण एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि 2020 में चलाया गया। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है और ये कम्युनिटी द्वारा चलाया जाता है। वॉलंटरी है, वॉलंटरी मीन्स स्वैच्छिक है, और ये कम्युनिटी द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, बात समझ में भी। हिमालय संरक्षण और GSLEP। उसके बाद में एक और चलाया जाएगा प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड भी चला रहा है, जिसका एम है स्नो लियोपर्ड को कंजर्व करना। उसकी अप्रोच है कि स्नो लियोपर्ड को कंजर्व किया जाए। ठीक है, अब स्नो लियोपर्ड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज ये है ना एक इंडिकेटर स्पीसीज है, संकेत जो प्रजाति है, ये हिमालयन जो पारिस्थितिक तंत्र है, हिमालयन इकोसिस्टम, उसको इंडिकेट करता है कि हिमालय इसकी उपस्थिति है, इसका मतलब हिमालयन इकोसिस्टम वो सही से काम कर रहा है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब हिमालयन इकोसिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रकार की इंडिकेटर स्पीसीज है। तो ये पूरा जो आर्टिकल था हमारा स्नो लियोपर्ड के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टार्टअप शाला फ्लैगशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? स्टार्टअप शाला फ्लैगशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, अभी DPIIT के द्वारा स्टार्टअप शाला प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या हुआ है? स्टार्टअप शाला फ्लैगशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल एंड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, इसके द्वारा स्टार्टअप शाला इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोग्राम की एम के बारे में बात करें, इसे क्यों लॉन्च किया गया DPIIT ने? सबसे पहले क्या है कि स्टार्टअप शाला फ्लैगशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। स्टार्टअप शाला देखो नाम से आप सुन लो, स्टार्टअप शाला एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। किसने इसको रिलीज किया, लॉन्च किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है? DPIIT में। इसीलिए न्यूज़ में DPIIT फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये DPIIT की फुल फॉर्म है। ठीक है, स्टार्टअप शाला क्या क्या मतलब होगा? स्टार्टअप की बात करता है। स्टार्टअप शाला सिंपल सी मीनिंग है स्टार्टअप शाला, यानी कि स्टार्टअप की बात करता है। एम क्या होगा आप खुद अनुमान लगा लो, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सिंपल सा इसका उद्देश्य होगा स्टार्टअप को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि स्टार्टअप है उनको प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना, उनको आगे बढ़ाने में मदद करना। ठीक है, जो जीरो लेवल पे कोई स्टार्टअप है उसकी हेल्प करना ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, यही इसकी एम है। क्या क्या हेल्प कर सकता है ये इनको इंस्टीट्यूशन से जोड़ सकता है, रिसर्च में हेल्प कर सकता है, एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट कर सकता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत सारी प्रकार की हेल्प कर सकता है। ये स्टार्टअप जो शाला है इसका एम है, और इसे इस प्रकार से हेल्प कर सकता है। अब इसमें किसके कौन कौन से स्टार्टअप है उसकी ये हेल्प करेगा। तो पहले तो स्टार्टअप जो इसको हेल्प करवानी है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार के स्टार्टअप को ये हेल्प कर सकता है। तो मानदंड क्या है, मानदंड या क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया मतलब मानदंड होता है। तो सबसे पहले जिस स्टार्टअप को हेल्प चाहिए उसको DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। DPIIT वो मान्यता देगी उसी स्टार्टअप को ये हेल्प करेगा। तो पहला यही क्राइटेरिया। दूसरा, स्टार्टअप को सस्टेनेबल होना चाहिए। जो स्टार्टअप है वो अगर सस्टेनेबल है, वही सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है, उसको ये हेल्प करेगा। तीसरा ये है कि उसको रेवेन्यू जनरेट करना। बिना रेवेन्यू के स्टार्टअप है क्या? ऐसे कोई फर्जी खोल के बैठ जाएगा तो हेल्प नहीं। चौथा क्राइटेरिया क्या है? चौथा है कि स्टार्टअप है वो ग्रोथ स्टेज पे होना चाहिए, लगातार उसको ग्रोथ कर रहा हो, उसी को हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप शाला, इसमें महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
तो ये तो सबसे पहले नवाचार इनोवेशन को, जो स्टार्टअप है उसको इनोवेशन को बढ़ावा देगा, उसमें इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देने का काम करेगा। साथ ही साथ में वेल्थ क्रिएट करने का काम करेगा, धन सृजन करने का भी काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार के ये स्टार्टअप को हेल्प करने का काम करेगा और इसी प्रकार का ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब भारत में अगर स्टार्टअप की इकोसिस्टम की बात करें तो ये भारत में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पहला यूएसए, उसके बाद में चाइना, यूएसए, चाइना, और भारत में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन के उभरा है। भारत में इतने सारे स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं, तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम देखने को मिला भारत में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की भी बात करोगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कमेंट में बताओ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत का 40वां स्थान है। पहले 132 कंट्री में से भारत को 40वां स्थान मिला है। 132 देशों में से भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां स्थान मिला है। तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया। 2015 में भारत की जो रैंक थी वो 81वीं थी, 180 थी, 81वीं थी। ठीक है, अभी भारत ने बेहतर काम करते हुए 40वां स्थान भारत को मिला है। तो भारत ने इनोवेशन के फील्ड में भी बहुत अच्छा काम किया है। भारत में अभी 108 यूनिकॉर्न देखे गए हैं। भारत में अभी की बात करें तो भारत में 108 यूनिकॉर्न है, जो कि बहुत ही अच्छी संख्या है। ठीक है, तो भारत के इनोवेशन के बारे में ये सब था, स्टार्टअप के बारे में ये सब था। अब देखेंगे हम भारत में, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनी रिफ्यूजी, UNRWA। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनी रिफ्यूजी। न्यूज़ में क्यों, सबसे पहले न्यूज़ में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में जानेंगे। न्यूज़ में इसलिए है कि कुछ देश है जैसे यूएसए और भी कई सारे देश हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है कि अभी इसको दिया जा रहा जो डोनेशन दिया जाता था उस पर रोक लगा दी है। कई सारी कंट्री ने इसको दिए जा रही डोनेशन पर रोक लगा दी है, डोनेशन को रोक दिया। इसलिए न्यूज़ में क्यों रोका डोनेशन, तो सबसे पहले बात कर लीजिए थी कि ये एजेंसी है क्या। ये एजेंसी है ना फिलिपींस। देखो कब वॉर हुआ था, वॉर हुआ था 1948, 1948 में वॉर हुआ था। किस किस के बीच में, इजराइल और ये जो हमास वगैरह है ना, फिलिस्तीनी कंट्रीज, अरब कंट्री, इनके बीच में वॉर हुआ था। तो इस वॉर के कारण इजराइल ने काफ़ी सारा जो लैंड था उस पर कंट्रोल कर लिया, और ये जो फिलिस्तीनी थी, पैलेस्टीन थी, ये यहाँ से बेघर हो गए। पैलेस्टीनी थी, यहाँ से बेघर हो गए। अब इनकी हेल्प करने के लिए एक एजेंसी बनी थी जिसका नाम था यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनी रिफ्यूजी। ये जो 7 लाख जो पैलेस्तीनी थी यहाँ से बेघर हो गई थी, इनकी हेल्प करने के लिए एजेंसी बनी थी। अब इनको ये काफ़ी सारी हेल्प करती थी। अब यहाँ पर इस पर वो लगा है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ देशों का कहना है कि ये जो एजेंसी है ना, इसने अभी हेल्प करी है किसकी, पैलेस्तीनियों की, कि आप है वो इजराइल पे अटैक करो। हमास की ये हेल्प करी है कि आप इजराइल पे अटैक करो। तो इसमें इसके कुछ लोग हैं वो इन्वॉल्व पाए गए, इसके जो कुछ मेंबर थे ना, ये अभी एजेंसी है यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी थी, इसके कुछ लोग हैं वो इन्वॉल्व पाए गए हैं कि इन्होंने हमास की हेल्प करी है कि आप इजराइल पर अटैक करो। इसलिए काफ़ी लोग इससे नाराज़ थे, काफ़ी कंट्री इससे नाराज़ थी कि आपको इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने एक्टिविटी की है तो इस पर सेंसस लगा दिए और इस पर दिए जाने जो फंड है ना उस पर रोक लगा दी है। अब फंड नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पा रही, और काम नहीं कर पाएगी तो ये जो पैलेस्टीनी रिफ्यूजी थी वो उनकी हेल्प नहीं हो पाएगी, वो परेशान हो जाएंगी, उनको खाना पीना भी नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार की बात है कि लोगों का कहना है, दूसरे देशों का कहना है कि इस पर जो लगाए जाने वाले रोक है वो रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, इसको फंड कंटिन्यू होना चाहिए। इस प्रकार की बात करें तो इसे कब बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, जो पैलेस्तीनी बेघर हो गए थे उनकी हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था इसको। बट अभी जो इन पर वो लगे गए हैं, जो इस प्रकार की बयान लगे हैं, इस प्रकार के जो आरोप लगे हैं, अब वो आरोपों को सिद्ध करें और अपना जो फंड दिया जाता था उस पर कंटिन्यू करना चाहिए। 1949 में बनी थी, 7 लाख पैलेस्तीनी की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। कहाँ का काम करती है, ये जो लेबनान है, आसपास का जो रीजन है, ये आसपास के लोगों में काम करती है और वहाँ इनकी हेल्प करने का काम करती है। तो ये पूरा आर्टिकल था, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही है। फिलिस्तीनियों के लिए हेल्प के लिए एक एजेंसी बनी थी, इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसके बारे में। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, हमारा जो ये आर्टिकल है ना, जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया के बारे में है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यूनेस्को की हेरिटेज साइट की लिस्ट में अभी नॉमिनेट किया गया है कि यूनेस्को की नेक्स्ट जो हेरिटेज साइट लिस्ट निकलेगी उसमें इसको भी शामिल किया जाए, इसके लिए इसका नॉमिनेशन भेजा गया, इसलिए न्यूज़ में है। अब इसके बारे में बात करें, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 17वीं और 19वीं सदी के द्वारा मराठा जो अलग अलग किंग थे ना,
उन्होंने क्या एक किलेबंदी की गई थी, इस प्रकार की किलेबंदी की गई थी। तो इसको सात सामूहिक रूप से लैंडस्केप्स कहा जाता है। मराठा के जो किंग थे, छत्रपति शिवाजी थे, और बाद में पेशवा जो भी अलग अलग आए थे, इन्होंने अपनी जो सेना थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, जियोग्राफी का यूज़ करते थे, और साथ में किस प्रकार से किलेबंदी की जाए ताकि जो दुश्मन है उनको हराया जा सके। तो इनकी जो फोर्टिफाइड है किले की पद्धति है, उस सारों को मिलकर एक मराठा लैंडस्केप कहा गया है। और इन सबको शामिल करवाने के लिए ये नॉमिनेशन भेजा गया था। तो ये 17वीं से 19वीं सदी की बात है, तब मराठाओं ने ये सारे बनाए थे। छत्रपति जो शिवाजी है महाराज है, उनके काल में ये स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में जो पेशवा होता ये चलता रहता। इन्होंने सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मराठाओं की जो है ना इस प्रकार की लैंडस्केप बनाए थे इन्होंने। तो आगे इसके बारे में बात करें तो ये 2425 के लिए भेजा गया है, 17वीं 19वीं शताब्दी के बीच में। कौन से किले के शामिल है? अलग अलग किले शामिल है, जैसे कि अलग अलग किले हैं, जैसे कि साहलेर दुर्ग, सिवनेरी है, लोहगढ़ है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, जिंजी फोर्ट है, प्रतापगढ़ है। ये सारे फोर्ट हैं, ये अलग अलग फोर्टों को फोर्टिफाइड किया गया था, और इन सबको शामिल करवाने की बात कर रही है। ठीक है, इन सबको शामिल करवाने की बात चल रही है। अब मराठा जो मिलिट्री है उनके बारे में बात करें। इनकी शुरुआत 1670 में हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी थे ना, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, और 1818 तक ये लगातार चलता है। जब से थर्ड मराठा एंग्लो वॉर नहीं हुआ तब तक ये सब चलता रहता। बाद में ये सारा था, इनको फोर्टिफाइड किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ज़्यादातर गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से वॉर किया था, किस प्रकार से दुश्मनों को हरा जाए, गुरिल्ला टेक्निक का यूज़ किया था। अभी ये जो है ना यूनेस्को एक तो देता है संस्कृति यानी कल्चरल में, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक मानदंड के आधार पर देता है अपनी जो यूनेस्को की साइट्स हैं। एक तो सांस्कृतिक होती है, एक प्राकृतिक होती है। ये मराठा की बात करें ना, मराठा जो अभी लैंडस्केप को शामिल करवाया जाए, ये सांस्कृतिक है, प्राकृतिक नहीं, सांस्कृतिक है, क्योंकि हम कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसमें शामिल किया जाता है। और इसके साथ साथ में यूनेस्को में अभी भारत में 42 साइट्स को शामिल किया गया। भारत में 42 साइट्स को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे 41वीं कौन सी थी? 41वीं थी शांति निकेतन 41वीं थी। और 42वीं कौन सी थी? होयसाल के टेम्पल है, वो 42वें थे। 41वें शांति निकेतन और 42वां है होयसाल टेम्पल, ये 42वीं सूची में शामिल किए थे। इसके बारे में बात करें, यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, और यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल एजेंसी है यूनेस्को की। इसे 1945 में स्थापित किया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। क्या काम करता है? काम यही करता है कि शांति स्थापित करना है, वॉर को रोकना है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म के माध्यम से इन सब को रोकने का काम करता है। एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल को प्रमोट करने का काम करते हैं। 194 मेंबर इसकी कंट्री है, 194 कंट्री इसके मेंबर है, 12 एसोसिएट मेंबर भी है। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर में से एक है। तो ये पूरा इनके बारे में था, मराठा लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट जो है एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सादा तंसिक। बस इतना याद रखना, सादा तंसिक एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? सादा तंसिक एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में हुई है? सादा तंसिक एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हुई सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में। सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में सादा तंसिक एक्सरसाइज हुई है। कब हुई है? ये चलेगी फेब में चलेगी, 29 to 10 फेब के 2024 के बीच में चलेगी। कहाँ होगी एक्सरसाइज? ये राजस्थान में होगी कंडक्ट। सऊदी अरब की रॉयल जो फोर्स है, लैंड फोर्स है वो, और भारत की है, भारत की ये मैकेनिज्म इन्फेंट्री है, ब्रिज ऑफ गार्ड, ये शामिल होंगे और ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। क्या क्या किया जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइज में? तो अलग अलग किया ही जाता है, वो सारा है कि और या है वहाँ पे मिलना है और युद्ध पद्धति सीखना, ये सारा है। अब आज का ये होमवर्क है, ये करके आना, चारों के बारे में ये देख के आना। उसके बाद हमारा जो कल का है वो है लाफिंग गुल IUCN के वनरेबल कैटेगरी में है या नहीं है। उसके बाद में वेस्ट इकोवॉस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसके बारे में, फिर एसिड रेन के बारे में, फिर नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। ये आज के क्वेश्चन है, ये सारे आपको देखने हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।